नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 63वां दिन है। इस समय यात्रा महाराष्ट्र में मौजूद है और आज 9 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र के शंकर नगर बिलौली से शुरू की गई, जो कि शाम के समय नलगांव में जाकर रुकेगी। बता दें, महाराष्ट्र में यह पदयात्रा 14 दिनों तक जारी रहेगी और 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय कर 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा नेपाल और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटके रात करीब 1:57 पर महसूस किए गए। वहीं इससे पहले भी मंगलवार देर शाम को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा के करीब था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई थी। जानकारी के अनुसार ये भूकंप के झटके 9 बजे महसूस हुए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा की। गडकरी ने मंगलवार को आयोजित एक TIOL पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि देश इन आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आभारी है। इस मौके पर गडकरी ने 90 के दशक में महाराष्ट्र का मंत्री रहते समय सड़कों के लिए पैसे जुटाने के लिए की गई मशक्कत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही वह इन सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उदार आर्थिक नीति किसानों एवं गरीबों के लिए। उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसी आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने उदार आर्थिक नीति के क्रियान्वयन की दिशा में चीन को बढ़िया उदाहरण बताते हुए कहा कि इस नीति से किसी भी देश का विकास किया जा सकता है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आज देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार सुबह 10 बजे CJI के तौर पर शपथ दिलाएंगी और खास बात यह है कि न्यायपालिका के इतिहास में ये पहली बार होगा जब पिता और पुत्र CJI बने हों। उनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी 7 साल से ज्यादा समय तक CJI रहे थे और जस्टिस चंद्रचूड़ इस पद पर ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। बता दें, जस्टिस चंद्रचूड़ को एक प्रोग्रेसिव और लिबरल जज माना जाता है। वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर संवेदनशील और हनन करने वालों के प्रति कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को पूरा करने में लगी हैं, जिसके चलते चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी रैलियां और जनसभाएं की जा रही हैं। हालांकि अभी केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। इस बीच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। बता दें, 3 घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात CM भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात संगठन महामंत्री रत्नाकर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपला, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष समेत कोर ग्रुप के अन्य सदस्य शामिल हुए। वहीं सूत्रों के अनुसार इन चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, नितिन पटेल, सौरभ पटेल समेत कई दिग्गजों का टिकट कट सकता है। बताया जा रहा है कि रूपानी सरकार के दौरान मंत्रिमंडल में शामिल ज्यादातर विधायकों का टिकट कट सकता है। इसके साथ ही कई अन्य विधायकों का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक की गई। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। वहीं सूत्रों द्वारा ये भी खबर सामने आई है कि इन चुनाव में कई बड़े नेताओं का टिकट कट सकता है। तो वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, नरेश पटेल और भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों के नाम पर अंकित फैसला आज बुधवार शाम होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। इस बैठक में तय होगा कि पार्टी इस बार किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी।
रूस और यूक्रेन के मध्य लगातार जारी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने मंगलवार 8 नवंबर को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि ये लड़ाई का दौर नहीं है। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में यूक्रेन में युद्ध के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के संबंध असाधारण रूप से दृढ़ और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। विदेश मंत्री ने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर कहा, भारत दोनों देशों के बीच बातचीत की वापसी को दृढ़ता से दोहराता है। उन्होंने कहा, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात है, पिछले कुछ वर्षों में कोविड महामारी, फाइनेंशियल प्रेशर और ट्रेड संबंधी कठिनाइयों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। वहीं अब हम इन सब के ऊपर यूक्रेन में संघर्ष के परिणाम देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।